कक्षा 10वीं के बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आईटी का जो हमारा पेपर है 12 मई को उसका सॉल्यूशन डाल दीजिए और सभी ऐसे क्वेश्चन बता दो ताकि हमारी द्वितीय परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि मेन परीक्षा में 100 नंबर का आईटी का जो पेपर है वो हमारा बिगड़ गया था। इस कारण से हम फेल हो गए थे। अब वापस वो गलती नहीं होना चाहिए। आइए बच्चों, तो आईटी का पेपर आपका किस प्रकार होने वाला है इस वीडियो में हम लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पेपर को आप यहां पर देखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर है प्रतिक्रिया के प्रकार होते हैं, तो प्रतिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। आंसर क्या लगाएंगे आप? 4। प्रतिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं, तो आप आंसर लिख देंगे 4 लिखा है यहां पर, देखिएगा। और खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद में अगर आप यहां पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सभी आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है नोटपैड फाइल का वेब फाइल एक्सटेंशन है txt आपका आंसर हो जाएगा। इस खालिस्तान में txt आप आंसर लिखोगे। संचार शब्द से लिया गया है, तो जो संचार शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफॉल्ट कार्य सम है, क्या हो जाएगा? SUM सम है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे हम। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करना है। सही जोड़ी बनाइए। OTC को आप मिलाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट से आप मिलाएंगे। मैक्रो का डिफॉल्ट नाम, तो इसका हो जाएगा मेन। डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न, तो इसका आंसर होगा क्वेरी। रो और कॉलम, तो इसको मिलाएंगे स्प्रेडशीट। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वाले यही आंसर लगा लेंगे जो हमने हिंदी मीडियम में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में पूरा 100 नंबर का पेपर हल करवाने वाला हो, तो यहां पर देखिएगा सत्य असत्य लिखिए। भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, असत्य, नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है तो लिफ्ट कहीं पर भी रुक सकती है ना, क्योंकि इमारतें गिरेंगी तो लिफ्ट आपकी फंस जाएगी, आपको दिक्कत आ सकती है, आपके प्राण भी जा सकते हैं, तो हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार TOC बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता, असत्य, किया जा सकता है। काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। एक बार सीट पर बनाई गई हाइपर लिंक को हटाया नहीं जा सकता, असत्य, हटाया जा सकता है। किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। उसके बाद में ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले, इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा, इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाटरमार्क उसे कहते हैं। वाटरमार्क जो लगाते हैं ना, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाटरमार्क है, और ऐसे लगा देते हैं हम, वो भी क्या रहता है? वाटरमार्क रहता है। अगला क्वेश्चन क्रमांक है आपका दूसरा। इसका आंसर निम्नलिखित में से 2 या अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल आपका आंसर हो जाएगा।
एलसी में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर होगा .ods। .ods इसमें आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का मतलब होता है कुंजी है, तो इसके लिए हम करते हैं Ctrl+O। Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा इसका आंसर लगा लेगा, वाटरमार्क इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप ये भी आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं 5 नंबर 3 नंबर के सभी क्वेश्चन और 7 नंबर के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप और सबसे अच्छी बात, अथवा नहीं मिलेगा आपको, अथवा नहीं मिलता है आईटी के पेपर में, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन में आपको अथवा नहीं मिलेगा। जो भी आंसर आपका बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं, और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म क्या है। उसके बाद में यहां पर देखेंगे टेम्पलेट को परिभाषित करें। तो इनका आंसर देखिए 5वां 6वां 7वां, तो ये रहा 5वें का आंसर बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए, तो इसका आंसर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को एक रोड मैप के रूप में स्थापित किया है। ये लक्ष्य सभी देशों के लिए उनकी समृद्धि के स्तर की परवाह किए बिना कार्यवाही का आह्वान है और विभिन्न परस्पर संबंधित समस्याओं और जैसे गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। उसके बाद छठा वाला क्वेश्चन भी देख लो, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म क्या है। तो देखिए, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस में संग्रहित जानकारी के साथ आसानी से इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। यह डेटा को अधिक संरचित और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे डेटा प्रविष्टि और संपादन सरल हो जाता है। उसके बाद में टेम्पलेट को परिभाषित करें। एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज या फाइल जो एक विशिष्ट लेआउट और संरचना प्रदान करता है। एक टेम्पलेट एक खाका या मॉडल के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग नई फाइलें या दस्तावेज बनाने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया जा सकता है। इसमें अक्सर फॉर्मेटिंग शैलियाँ और कभी कभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट शामिल होते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को स्क्रैच से शुरू किए बिना जल्दी और कुशलता से सामग्री बनाने में मदद मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा 8वां, जिसमें क्या कह रहा है कि प्रेरणा के प्रकारों को समझाइए। मैक्रो को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें। वार्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस, इंटरनेट स्कैम्स या फिर गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार लिखें। प्रत्येक प्रकार को एक लाइन में समझाइए। और यहाँ पर सफल उद्यमी के गुण लिखिए कोई 5, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के, ध्यान रखिएगा, ये भी 5 का है, आगे भी। और लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण लिखिए। तो यहाँ पर 8 से लेकर 14 तक के अब आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बार, अभी तक इस वीडियो को देखने वाले बच्चे बहुत कम आए हैं। देखिए बच्चों, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उसको भी बता दें कि सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और किसके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए ही करते हैं। तो आप एक बार उनको जरूर शेयर कर दें। आपको हमारी इच्छा है कि आपको अच्छे मार्क्स के साथ हम उत्तीर्ण करवाएं, तो आप सभी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ये रहा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। इसका आंसर देखेंगे हम 8वें का। प्रेरणा के 2 प्रमुख प्रकार हैं, अतिरिक्त प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। देखिए अतिरिक्त की जगह मैंने आंतरिक को बोल दिया है। आंतरिक प्रेरणा है ये। तो आंतरिक प्रेरणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो व्यक्ति की
अंतर्निहित आवश्यकता से प्रेरित होता है, जैसे कि शुद्ध आनंद या संतुष्टि की भावना से किसी गतिविधि को करना। अगला है बाहरी प्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार, इनाम, प्रशंसा या सामाजिक मान्यता के कारण कोई गतिविधि शुरू करता है और जारी रखता है। तो 8वां हो गया। 9वां, मैक्रो को परिभाषित कीजिए। तो माइक्रो निर्देशों का एक पूर्व रिकॉर्ड किया गया क्रम है जिसे एक ही कमांड के साथ निष्पादित किया जा सकता है। ये उपयोगकर्ताओं को दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है। 10वां, वार्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो देखिए, वार्म अपने प्रसार के लिए उपयोगकर्ता की बातचीत के लिए बिना काम कर सकता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स को आमतौर पर उपयोगकर्ता को इसे डाउनलोड करना या निष्पादित करने के लिए धोखा देने की आवश्यकता होती है। इंटरनेट स्कैम्स क्या है? इंटरनेट स्कैम्स धोखाधड़ी वाली योजनाएं हैं जो लोगों को पैसे, व्यक्तिगत जानकारी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से ठगने के लिए इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने देखा था, उसका आंसर देखेंगे। गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार, प्रत्येक को एक लाइन में समझाना भी है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं यहाँ पर, पहले से हम देखते हैं यहाँ पर शारीरिक भाषा। इसमें हाव भाव, मुद्रा और इशारे शामिल हैं जो संदेश देते हैं। ठीक है, चेहरे के भाव, दूसरा आ गया ये पहली, ये दूसरी। भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग। तीसरा, नेत्र संपर्क, ध्यान, रुचि या ईमानदारी व्यक्त करने के लिए किसी की आंखों में देखना। अगला, स्पर्श, शारीरिक संपर्क के माध्यम से भावना या इरादों को संप्रेषित करना। और स्थान, व्यक्तिगत स्थान और दूरी का उपयोग करके रिश्ते और आराम के स्तर का संकेत देना। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, सफल उद्यमी के गुण लिखिए। तो देखिए, उनका गुण क्या होता है? दृढ़ संकल्प होता है पहला तो, चुनौतियों का सामना करने पर भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहता है। रचनात्मकता, समस्याओं को हल करने और नए अवसर खोजने के लिए नए विचारों के साथ आना। जोखिम लेने की इच्छा, संभावित लाभ के लिए अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और परिकल्पित जोखिम उठाना। चौथा है नेतृत्व, दूसरों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना ताकि वे एक सामान्य दृष्टि की दिशा में काम कर सके। आगे, लचीलापन, बदलती परिस्थितियों और बाजार की मांगों के अनुकूल होना। 14, ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण। तो देखिए, ऑफिस राइटर में इमेज डालने के चरण निम्नलिखित है। उस स्थान पर क्लिक करें जहां आप इमेज डालना चाहते हैं। मेन्यू बार में इंसर्ट टैब पर जाएं, इमेज विकल्प चुनें, अपने कंप्यूटर पर इमेज फाइल का पता लगाएं और उससे चुनें। ओपन या इंसर्ट पर क्लिक करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। टिडिंग, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 15 वाला। सभी बच्चे बोलेंगे कौन सा वाला? 15 वाला। तो यहां पर देखिएगा, 15वां, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एक से अनेक रिलेशनशिप को उदाहरण सहित समझाइए। और स्टाइल क्या है? स्टाइल की कोई 5 श्रेणियों को समझाइए। और गोल सीक को परिभाषित करें। गोल सीक टूल को उपयोग करने के चरण लिखें। डेटा क्या है? डेटा के प्रकारों का वर्णन करें। अग्निशामक यंत्र को समझाइए। विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र की तुलना करें। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है? इसके लाभों का विस्तार से समझाइए। चलिए, इन सभी प्रश्नों के आंसर हम देखेंगे, लेकिन एक प्रश्न का जवाब मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर देने वाला हूं, जो कहाँ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। कौन सा आंसर? 19वां क्वेश्चन का आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर देने वाला हूं। यदि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप नहीं ज्वाइन कर पाओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यूट्यूब पर बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी बता सकते हैं, जिसकी लिंक हमने दे रखी है। चलिए, तो यहां पर रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एक से अनेक रिलेशनशिप को उदाहरण से समझाइए। देखिए, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप डेटाबेस में 2 तालिकाओं के बीच का संबंध है, जहां तालिका ए में एक रिकॉर्ड तालिका बी में कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है, लेकिन तालिका बी में प्रत्येक रिकॉर्ड केवल तालिका ए में एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यह रिलेशन डेटाबेस डिजाइन में एक मूलभूत अवधारणा है। उदाहरण, ग्राहक
और खाता। संबंध एक ग्राहक के कई खाते हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक खाता केवल एक ही ग्राहक का हो सकता है। यहां पर देख सकते हैं विभाग और कर्मचारी। संबंध एक विभाग में कई कर्मचारी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही विभाग का हिस्सा होता है। 16वां स्टाइल क्या है? स्टाइल की कोई 5 श्रेणियां। तो देखिए, स्टाइल से तात्पर्य किसी विशेष संदर्भ में चीजों को करने या प्रस्तुत करने के विशिष्ट तरीके से है। ये फैशन, कला, लेखन या जीवन शैली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं। स्टाइल की 5 श्रेणियां। फैशन स्टाइल, ये किसी व्यक्ति के कपड़े पहनने, जूते और एक्सेसरीज चुनने के तरीके को संदर्भित करती है। लेखन शैली, ये एक लेखक द्वारा जानकारी व्यक्त करने के लिए शब्दों, वाक्यों, संरचना और भाषा के उपयोग के तरीके का वर्णन करता है। कला शैली, ये कला आकृति बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट तकनीकों, रूपों और सामग्रियों को संदर्भित करता है। उसके बाद में जीवन शैली, ये किसी व्यक्ति के रहने के तरीके, उनके शौक, रुचियों और दैनिक दिनचर्या को दर्शाता है। डिजाइन को हम गृह सज्जा शैली भी कह सकते हैं। ये फर्नीचर, रंग योजना और सजावटी वस्तुओं को पसंद के माध्यम से रहने की जगह को व्यवस्थित करने के तरीकों को संदर्भित करता है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका था गोल शिक को परिभाषित करना था और उसके चरण भी बताने हैं। तो यहां पर देखिए गोल शिक एक वाइट इप विश्लेषण टूल है जो आपको ये निर्धारित करने में मदद करता है कि किसी सूत्र के परिणाम को बदलने के लिए इनपुट मान क्या होना चाहिए। ये एक लक्ष्य मान तक पहुंचने के लिए आवश्यक सटीक इनपुट की गणना करता है। गोल शेक टूल का उपयोग करने के चरण देखिए। चरण क्या है इसके? डेटा टैब पर जाएं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में रिबन में डेटा टैब पर क्लिक करें, वाइट इफ विश्लेषण चुनें, डेटा टूल्स या फोरकास्ट समूह में वाइट इफ विश्लेषण ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें या गोल शिक का चयन करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गोल शिक चुनें, मान दर्ज करें। गोल शिक डायलॉग बॉक्स में सेट सेल में उस सेल का संदर्भ में जिसमें सूत्र है, टू वैल्यू में अपना वांछित लक्षण परिणाम दर्ज करें और बॉय चेंजिंग सेल में उस इनपुट सेल का संदर्भ दें जिसे आप बदलना चाहते हैं। उसके बाद में ओके पर क्लिक करें, ओके बटन पर क्लिक करें और सॉफ्टवेयर आपको लक्ष्य मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान प्रदान करेगा। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, डेटा क्या है? डेटा के प्रकार देखिए। डेटा कच्चे तथ्य, आंकड़े या जानकारी के टुकड़े हैं जिन्हें संसाधित या विश्लेषण नहीं किया गया है। ये किसी भी रूप में मौजूद हो सकते हैं जैसे संख्याएं, पाठ, चित्र या ध्वनि। डेटा के प्रकार देख लो अब। गुणात्मक डेटा, ये वर्णनात्मक जानकारी है जो गुणों या विशेषताओं का वर्णन करती है और इसे संख्याओं में मापा नहीं सकता जैसे रंग, लिंग, प्रकार। मात्रात्मक डेटा, ये संख्यात्मक जानकारी है जिसे मापा और गिना जा सकता है जैसे आयु, ऊंचाई, कीमत। संरक्षित डेटा, ये उच्च संगठित जानकारी है जो एक निश्चित प्रारूप का पालन करती है जैसे डेटाबेस, तालिकाएं। असंरक्षित डेटा, ये बिना किसी विशिष्ट प्रारूप या संगठन के जानकारी है जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, दस्तावेज। अर्थ संरक्षित डेटा, ये डेटा के दोनों रूपों का मिश्रण है जिसमें कुछ संगठनात्मक तत्व होते हैं लेकिन एक सख्त रिलेशन डेटाबेस संरचना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है? इसके लाभों को विस्तार से समझाइए। देखिए, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस बनाने, प्रबंधित करने, पुनर्प्राप्त करने और अद्यतन करने में सक्षम बनाती है। ये डेटा को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लाभ, डेटा अतिरेक पर नियंत्रण, यह एक ही डेटा की कई प्रतियों को संग्रहित करने से रोकता है जिससे भंडारण स्थान की बचत होती है। डेटा साझाकरण,
ये कई उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों को एक ही डेटाबेस तक समवर्ती पहुंचने और साझा करने की अनुमति देता है। उसके बाद में डेटा सुरक्षा, ये अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकें। डेटा अखंडता, यह डेटा स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियम लागू करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा विश्वसनीय है। डेटा बैकअप और रिकवरी, यह है सिस्टम विफलता या डेटा हानि के मामले में डेटा का बैकअप लेने और पुनर्स्थापित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। यह हो गया पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए पूरे सब्जेक्ट के पेपर लेकर आने वाला हूं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन कॉल पर करना, जिससे आने वाले आपके जो सभी पेपर है वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।